हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन लूथरा। मेरे चैनल में हम सेबी ग्रेड ए पेपर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। आज एक इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली है क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारे इंजीनियर्स को ये डाउट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, तो बेटा आज से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके कोर्स के अंदर बस 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सारे के सारे ईज़ी हैं। आज हम सबसे ईज़ी वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। कौन सा सर? हम इन्वेंट्रीज़ के बारे में आज बात करेंगे। इन्वेंट्रीज़ क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? कुछ आईसीएआई, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स लिख दिए। उन्होंने लिख दिया कि जो भी कंपनी बैलेंस शीट पीनल बनाएगी वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी, ताकि 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 जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो अगर कोई पढ़ना चाहे तो हर जगह सेम हो। मतलब कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ना बना रही हो। जो अगर एक बंदा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े तो स्टैंडर्ड्स हो उसके अंदर कि हाँ भाई यही यही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं। उसको इंटरप्रिटेशन, इन्वेस्टर को इंटरप्रिटेशन ईजी हो, टैक्स अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इंटरप्रिटेशन ईजी हो। ओके, हमें बात समझ में आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। और अब हम इन्वेंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्या है? बेटा इन्वेंट्री के अंदर आपका आपको मतलब समझ में आता है? हाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बेटा इन्वेंट्री क्या है? अगर हम अभी हम एग्जांपल लेते हैं किसका? शू फैक्ट्री, जो हमारा फेवरेट एग्जांपल है। एक बेटा शू फैक्ट्री है, शूज बनाता है वो, ठीक है। अभी उसके पास फिक्स्ड फिक्स्ड जो मतलब उसका फाइनल शूज पड़े हुए हैं ना, दैट इज योर इन्वेंट्री। हाँ, ये तो पता है सर हमें, जो शू फैक्ट्री है उसका शू तो इन्वेंट्री होगा। बट अभी हम जाते हैं इससे थोड़ा सा पीछे। क्या? बेटा इस शू को बनाने के लिए, इस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो मैंने रबर एंड क्लॉथ लिया, जो मेरा रॉ मटेरियल है, वो भी मेरा इन्वेंट्री है। हाँ सर, वो भी आपका इन्वेंट्री है। ठीक है। और एक और बात में आते हैं, सर क्या ये मैन्युफैक्चरिंग वालों के पास इन्वेंट्री होता है? सर्विस इंडस्ट्री में कोई 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 इन्वेंट्री नहीं होता। होता है। हम एग्जांपल लेते हैं एक सैलो का। सैलो के अंदर जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको लेके वो आपको सैलो सर्विसेज देते हैं, वो उनके लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए, वो इन्वेंट्री है। ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? हम इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या होता है इन्वेंट्री के अंदर। अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री आर एसेट्स। सर एसेट्स है? हाँ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक आपके करंट एसेट्स के अंदर आते हैं ना। हाँ, इसकी डेफिनेशन में क्या आता है? ए, ये हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आपके शूज आपने मैन्युफैक्चर किए, फिनिश गुड्स, वो आप बेचने जा रहे हो कि आप रखने वाले बेचोगे ना बेटा? हाँ, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके। अगर ये हेल्ड फॉर सेल आपकी मशीनरी होती, आपका काम जूतों का है, आपका काम शूज का है, बट हेल्ड फॉर सेल आपने क्या मशीनरी फॉर सेल लगा दी, वो आपकी इन्वेंट्री है? नहीं, वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। ओके, कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। और आगे बताओ। बी, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। इसका क्या मतलब है? बेटा शूज के लिए जो हम बना रहे हैं, शूज के लिए जो हमारे पास क्या पड़ा है? रबर एंड क्लॉथ, दैट इज ऑल्सो आर इन्वेंट्री, वो भी हमारा इन्वेंट्री है, जिससे हम अपना शूज को बनाएंगे। ओके। सी, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जो हम सर्विस रेंडर करने वाले हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो जाएंगे, जैसे कि जो ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो जाते हैं जब हम सैलो सर्विसेज देते हैं। ओके, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू, नेट रिलाइजेबल वैल्यू से आपको समझ में आता है? हाँ सर, नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो पैसा हमें मिलेगा बेचने से, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू को अगर आप वैसे इन लेमन टर्म्स बोलो, सेलिंग प्राइस ही है। बट अगर उस सेलिंग प्राइस के लिए कोई स्पेसिफिक कॉस्ट हुई है, उस सेल को हैपन करने के लिए कोई कॉस्ट हुई है, तो एनआरवी को आप उससे कम कर दो। आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस को उस कॉस्ट से कम कर दोगे, जिससे आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू आएगी। सर हमें डेफिनेशन बताओ। नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दैट सेल। बेटा आप नेट रिलाइज कितना करोगे एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री से? आप उस इन्वेंट्री को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाओगे, प्लस उस सेल को हैपन करने के लिए कमीशन वमीशन दोगे। तो इसकी जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है वो इन चीजों को माइनस करने के बाद आती है। डन सर, हमें बात समझ में आती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होता क्या है? सर पैसा जो दिया वो हमारी कॉस्ट है। हाँ, यू आर करेक्ट, यू आर राइट, जो हमने पैसा दिया वो हमारी कॉस्ट है। प्लस प्लस प्लस, अगर मैं कुछ कॉस्ट को मैंने पेमेंट करा,
मैंने कॉस्ट का पेमेंट करा, लो ਤੁਹਾਡਾ चेक आ रहा है, उन्होंने हमने उनको चेक दे दिया, ये आपका चेक रहा, जो मैंने आपसे रबर खरीदा ये उसका चेक रहा, ठीक है, ये बेटा मेरा कॉस्ट है। अब मैं उस रबर को अपनी फैक्ट्री में लेकर आया, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मेरा है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाएगा, क्योंकि मैं इन्वेंट्री को अपने फैक्ट्री में लेकर आऊंगा। हाँ, उसके लिए मैंने कोई इंश्योरेंस इंश्योरेंस लिया, वो सारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। यहाँ तक लाने का भी खर्चा, उसको कन्वर्ट करने का भी खर्चा, वो सारी की सारी चीजें, शूज बनाने तक वो मेरा पूरी सारी की सारी कॉस्ट लगेंगी। उस इन्वेंट्री को खरीदने का खर्चा, उसको यहाँ तक लाने का खर्चा, उस रबर और क्लॉथ से शूज बनाने का खर्चा, वो सारी कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट के अंदर हम कुछ चीजों को हटा देते हैं। हम कॉस्ट को हटा देंगे मतलब हम लॉस लेंगे? हाँ बेटा, इन चीजों को आप कॉस्ट में नहीं डालोगे, आप अपने प्रॉफिट से हटाओगे। बोले तो क्या बेटा, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस अगर आप कर देते हो, सर एबनॉर्मल लॉस बोले तो बेटा मैंने रबर मंगवाया, रबर जनरली ना साउथ से आता है, ठीक है, रबर साउथ से आ रहा है, साउथ से आते आते मेरे जो ट्रक के अंदर रबर आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके ट्रक में आग लग गई। अभी उसकी मैं पेमेंट कर चुका था और मैंने उसको जो उसका एक्सपेंस था वो मेरे को बियर करना है। क्या मैं उस ट्रक जले हुए ट्रक के रबड़ का कॉस्ट मैं कस्टमर से क्लेम कर सकता हूँ? कस्टमर देखेगा ही नहीं मेरी तरफ, कहेगा निकलो निकलो निकलो, ठीक है। तो बेटा वो कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, मेरे लिए लॉस है, वो मैं अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, कस्टमर लेगा ही नहीं, इंडस्ट्री के प्राइस से मेरा प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, हम एबनॉर्मल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर नहीं डालेंगे। और स्टोरेज कॉस्ट, बेटा स्टोरेज कॉस्ट को हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर क्यों नहीं लिया? सर मेरे को आप ये रीजन बताओ। बेटा अगर आपकी गलती है, अगर आपने ज्यादा कोई चीज मैन्युफैक्चर कर दी, उसको आपने ज्यादा टाइम तक स्टोर किया, तो वो स्टोरेज कॉस्ट, अगर कॉस्ट की इन्वेंट्री को कैसे, अगर वो हिट कर जाएगी तो वो मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। आप समझो, अगर आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया और आपकी स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा है, उसके उसके रिगार्डिंग आप सेलिंग प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। समझ में आती है बात? स्टोरेज कॉस्ट, किसी इन्वेंट्री को स्टोर करने का कॉस्ट, उसकी इन्वेंट्री में नहीं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है, उसको वो एडमिनिस्टर करना था आपको कि आपको कैसे स्टोर करना है, क्या उसके एक्सपेंसेस हैं और कितना आपको प्रोड्यूस करना है। स्टोरेज कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आ सकती। बट अगर कुछ कुछ ऐसे गुड्स हैं बेटा, जो आप रोटी सब्जी खाते हो, उसके अंदर मेन कॉस्ट इज योर स्टोरेज कॉस्ट। जो आपके घर में सब्जी बनती है उसका मेन कॉस्ट इज योर ट्रांसपोर्टेशन एंड कोल्ड स्टोरेज के अंदर, जो हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो हम रखते हैं वेजिटेबल्स को, उसका मेन कॉस्ट वही है। तो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर वो स्टोरेज कॉस्ट आनी जरूरी है। ओके सर, हमें ये बात समझ में आती है। अभी एक हम चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ा था अप्रैल अराउंड के अंदर कि जो क्रूड प्राइस है, ब्रेंट था, ब्रेंट क्रूड प्राइस जीरो से नीचे हो गए थे। ये इसका प्राइम मेन रीजन क्या था? अब हम इकोनॉमिक्स टाइम की इसको पढ़ रहे हैं। बाय द टाइम मोस्ट इंडियन वोक अप ऑन ट्यूसडे, कौन सा ट्यूसडे बेटा? अप्रैल 22, ठीक है। Morning, the crude oil prices had fallen below zero for the first time in history. A negative price suggests that seller are paying buyer. Seller, जो सेलर है वो बायर को पे कर रहा है, मेरे से पैसे ले लो, मेरा माल उठाओ, डिलीवर इन बिड टू अवॉइड इंकरिंग ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट इतना हाई है कि वो कह रहे तुम हमसे खरीदो, हम पेमेंट करें, तुम ले जाओ अपने पास स्टोर करो। मेरी बात सुनो सर। अच्छा, एक हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले कि सर अगर इतना स्टोरेज कॉस्ट आ रहा था, कंजम्पशन तो हमारी क्रूड की है ही है, तो प्रोडक्शन बंद कर देते। बेटा जो हमारी जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है ना, जो क्रूड निकालती है, उस मशीनरीज को आप बंद नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल बात हमने वैसे ही कर दी, ठीक है। सर आप इन्वेंट्री पे आ जाओ। बेटा इन्वेंट्री पे आ गया। अब हम किस किस को हम एक्सक्लूड करने की बात करते हैं? हमने क्या कहा? एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूडेड, स्टोरेज कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड अनलेस एंड अनटिल वो उसका प्रायर मतलब मेन कॉस्ट है, ठीक है। सी पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस, आपकी सेक्रेटरी, आपकी रिसेप्शनिस्ट, आपके लिए कोई अकाउंटेंट बिठा रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन के कॉस्ट है। आपका ऑफिस का, जो आपने घर के अंदर ऑफिस बना रखा है, उसका एसी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर नहीं जाएगा। आप अपने प्रॉफिट से, जो उस शू को आप बेच के प्रॉफिट कमाओगे, उसके अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आप निकालोगे, सारे एक्सपेंसेस आप निकालोगे। ओके,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बेटा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पता ही नहीं कितना कमीशन देना है, कितनी ऐड करनी है, वो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पे एलोकेट नहीं कर सकते, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका सेलिंग का खर्चा है, वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर, पर यूनिट कॉस्ट के अंदर आप नहीं डाल सकते। इन सब कॉस्ट को आप ध्यान रख के, इन सब को एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, स्टोरेज, इन सब कॉस्ट को ध्यान रख के आप इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो। ठीक है, इधर जो बात चल रही है कि हम इन्वेंट्री की जब कॉस्टिंग करेंगे, लिखेंगे कि कितना हमारा कॉस्ट पड़ा, उसके अंदर क्या क्या आएगा। ओके सर, अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज। वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या क्या आएगा। कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, अगर मैंने कोई सामान खरीदा, उसके लिए मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस दी गवर्नमेंट को, लो अपना टैक्स लो, और गवर्नमेंट ने वो टैक्स अपनी जेब में रख लिया, और उस टैक्स का मेरे को आगे कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं वो अपनी कॉस्ट में ऐड कर लूंगा। ठीक है, मैंने अपनी कॉस्ट में ऐड किया और आगे कंज्यूमर को कहा हाँ भी मेरे को पेमेंट करो, मैंने सेलिंग प्राइस, मैंने 100 रुपी का कोई सामान खरीदा, मैंने 10 रुपी का टैक्स दिया, 110 रुपी, और मार्केट में मैंने बोला 150 का मेरे को सेलिंग प्राइस मैंने रख दिया, हमारी कॉस्ट कितनी 110। ओके, अब इसके अंदर कोई और टाइप का टैक्स, जैसे कि बहुत फेमस टैक्स आपका जीएसटी। अगर आप कोई इनपुट प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, और आप फिर उसको बेचने जाते हो, आपने इनपुट में जो टैक्स दिया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आपको मिलता है। ठीक है, अगर आपने 100 रुपी का कोई सामान खरीदा, आपने 18 रुपी का इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया, डन। अब क्या कहते हैं, आप अगर आप 200 का बेचोगे, उस 200 पे आप 36, 18% के हिसाब से आप जो कस्टमर से लोगे, ये 36 रुपीज लिए, आपको इस 36 रुपी के गवर्नमेंट को सिर्फ 18 रुपीज देने हैं, इस 36 में से, क्योंकि 18 रुपीज आप पहले जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें दे चुके, तो वो जो 18 है वो आपकी कॉस्टिंग में नहीं आएगा। इस टैक्स का आपको आगे जाके क्रेडिट मिल जाएगा, इस इनपुट टैक्स का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो ये आपकी कॉस्टिंग में नहीं है। आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट 100 और 200 का बेचा, बेटा 100 रुपीज, टैक्स की तो कोई बात आई नहीं। आप जब अपना प्रॉफिट निकालने बैठे, आपने 100 रुपये का खरीदा, 18 रुपीज का टैक्स दिया, आपने फिर 200 का बेचा, जब आपने फिर प्रॉफिट निकालने बैठे, ये 18 को आप कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मेरे को इसको इनपुट मिल जाएगा, मेरी प्रॉफिट इज 100 रुपीज, तो ये 18 रुपीज आपकी कॉस्टिंग में नहीं आएगा। आपको ये बात समझ में आती है? इससे क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा बन सकता है, इससे क्वेश्चन बहुत, मतलब मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्वेश्चन सबसे लॉजिकल क्वेश्चन इसी से आ सकता है, इन्वेंट्री की अगर वो बात करेंगे। अभी हमने ये बात कर ली कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, तो हमने उसकी कॉस्टिंग में नहीं लिया। अगर ऐसी कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा काम किसका है, वेजिटेबल्स बेचने का, वेजिटेबल में कोई भी जीएसटी नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, बट मैंने उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने जो पेमेंट करी, वो ट्रांसपोर्ट वाले ने अपना बिल रेज करके मेरे से जीएसटी लिया, वो भी लेगा। अब उसकी जो जीएसटी मैंने ट्रांसपोर्ट वाले को दिया, उसका मेरे को इनपुट कोई नहीं देगा, क्योंकि मैंने आउटपुट पे किसी टैक्स लिया ही नहीं। तो इस ट्रांसपोर्ट वाले को जो मैंने जीएसटी दिया, इसका इनपुट नहीं मिलेगा, तो ये मेरी कॉस्ट है। इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस को। डन बेटा, इसी से क्वेश्चन बनेगा। आगे बताओ सर। फ्रेट इनवर्ड्स, हम जो ट्रांसपोर्ट, जो सामान लाने के लिए हम फ्रेट दे रहे हैं, वो हमारी कॉस्ट के अंदर आएगा। सर फ्रेट आउटवर्ड्स क्या होता है, बेटे वो सेलिंग का खर्चा है। अगर मैंने सेल कर दिया और मार्केट, ये मेरा सामान जा रहा है, कोई लुधियाना जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, वो मेरा सेल से रिलेटेड है, वो मेरा परचेज से रिलेटेड नहीं है, तो वो कॉस्टिंग में नहीं, वो सेलिंग का एक खर्चा है। समझ में आती है बात? फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड आपको समझ में आता है? हाँ सर, हमें समझ में आता है। अदर एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज, सर कोई एक्सपेंस, मैंने कोई एक्सपेंस ऐसा किया जो मेरे परचेज से लिंक्ड है। क्या सर, हमें एग्जांपल दो, मैं समझ में नहीं आता। मैंने कोई परचेज करी और मैंने कोई एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट तुम मेरे लिए परचेज कर दोगे, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तुम मेरे लिए सारी परचेजिंग करके ये आ जाओ। एजेंट ने कहा हाँ मैं कर दूंगा, मैंने एजेंट को जो 10,000 दिया ना, वो मेरी परचेज के अंदर, मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर वो ऐड हो जाएगा। डन? हाँ सर, हमें समझ में आता है। अब बात आती है कि उस पर्टिकुलर परचेज में अगर मेरे को कोई डिस्काउंट, कोई रिबेट, कोई गवर्नमेंट ने मेरे को जो ड्यूटी ले रखी थी उनके अंदर, वो ड्यूटी ड्रॉबैक कर दी। जनरली जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स होते हैं ना, बेटा कुछ हमें पता नहीं होता हमने बीच में कितना टैक्स दे दिए, गवर्नमेंट कहती है आप हमारे साथ ऐसे ही 2% जो आपने परचेज किया ना, उसका ड्यूटी ड्रॉबैक हम 2% वैसे ही दे देंगे आपको। जनरली ड्यूटी ड्रॉबैक का ये मतलब है। तो जो बेटा उन्होंने मेरे को 2% वापस किया ना, मेरी कॉस्टिंग 100 से हट के कितनी आएगी, 98। जो ऐसे हमें डिस्काउंट्स और रिबेट मिलेंगे, उनको अपनी कॉस्टिंग से हटा देंगे। ओके, अब हम बात करें कन्वर्जन की। जो हमने सामान खरीदा,
उसको हम कन्वर्ट करके अपना एक फिनिश गुड बनाएंगे, ठीक है। उस कन्वर्जन में क्या क्या आएगा, हम पहले समझते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिक्स्ड गुड। इस कन्वर्जन का कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक तो हमारे शू फैक्ट्री के अंदर हमारा रबर एंड क्लॉथ को बना के शू बनाने में जो स्टिचिंग और सब कुछ हो रहा है, डायरेक्ट लेबर लग रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहे हैं, ठीक है बेटा, ग्लू आ रही है, सब कुछ आ रही है, थ्रेड का खर्चा आ रहा है, ये शू लेसेस आ रहे हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है। कोई टैग्स आ रहे हैं कि भाई ये तो न्यू बैलेंस के शूज हैं, स्केचर्स हैं, नाइक है, ऐसे वाले शूज के टैग आ रहे हैं, हाँ ये खर्चा आ सकता है। ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट है कि हमारा अगर शू बनेगा तो ये कॉस्ट होगी। कुछ होते हैं हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कुछ फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं और कुछ होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स का मतलब बेटा वो फिक्स हो रखे हैं खर्चे हमारे, जैसे कि हमारे फैक्ट्री का रेंट जो फिक्स है। अब इसको अगर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में लेना चाहें तो हम कैसे ले सकते हैं? हमने क्या हम ले सकते हैं इसको कॉस्टिंग के अंदर, ये राइट है हमें लेने का कि हम इसको ले। इसका तरीका क्या है कि मेरे को पता है कि मेरी फैक्ट्री का रेंट है 1 लाख, 1 लाख पर मंथ मेरी रेंट है, और मैं 10,000 शूज बनाता हूँ, मैं पर मंथ 10,000 शूज को बना रहा हूँ, तो मैं अपनी कॉस्टिंग के अंदर 100 रुपी पर शू की कॉस्ट डाल सकता हूँ। मेरे को पता है मैं 10,000 यूनिट अपने शूज बना रहा हूँ और मैं 1 लाख रुपए रेंट दे रहा हूँ, तो मैंने उसको डिवाइड करके फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैंने डिवाइड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैंने डिवाइड कर दिया। अब मंथ एंड पे मैं देखूंगा मैंने प्रोडक्शन 1,000 की करी है या 10,000 की करी है या ऊपर नीचे करी है, फिर मैं एडजस्ट कर लूंगा, बट मैं उसको कॉस्टिंग में लेके जा सकता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए मेरे को फैक्ट्री चाहिए, तो मैं उसकी जो खर्चे है मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ। ओके सर, थोड़ा सा टेक्निकल है बट हमें समझ में आ गया, हमने आपकी कॉस्टिंग क्लास ले रखी है। ओके, और कुछ होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। सर वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में बताओ। बेटा शूज बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं, अब मैं उनको बेचने जा रहा हूँ, मेरे पास डब्बे ही नहीं है, मेरे पास पैकिंग मटेरियल ही नहीं है। बेटा वो होना भी जरूरी है, वो पर्टिकुलर जो हमारी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है वो वेरी करेगी हमारे प्रोडक्शन, जितना हम प्रोड्यूस करेंगे हमें उतना ही पैकिंग मटेरियल चाहिए उसको पैक करके रखने के लिए। वेरिएबल ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बट वो ये वेरी करेगी प्रोडक्शन से। हाँ सर, हमें समझ में आती है, इसकी कॉस्ट को भी हम ध्यान रखेंगे। ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर ये आ जाएगा। अब मैं जब शूज को बेचने जाऊंगा, बेटा मैं उनसे जो मेरा पैकिंग मटेरियल है उसके पैसे भी तो लूंगा कि मैं छोड़ दूंगा कि मैंने चैरिटी धंधा मैं बिजनेस छोड़ के चैरिटी करने बैठ गया? बेटा मैं उसकी कॉस्ट भी लूंगा। आपको ये बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें अभी तक की सारी बातें समझ में आती है। अब बात को आगे बढ़ाओ। अब हम कॉस्ट के फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं। कॉस्ट के फॉर्मूला के अंदर क्या आता है बेटा? एक जो हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं ना, कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ कुछ ऐसे हमारे रॉ मटेरियल है जिसको हम स्पेसिफिकली कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट अलग अलग है। हमने कुछ चीजें को हमने कॉस्ट अलग अलग कर दी, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके हमने अलग अलग रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग अलग कर दी, जो कि हमारा डिफरेंट रॉ मटेरियल था। जैसे अगर मेरा रबड़ का रॉ मटेरियल अलग है, मेरे क्लॉथ का रॉ मटेरियल अलग है, तो हम इसको अलग अलग इनकी कॉस्टिंग निकालेंगे। समझ में आती है बात? ये अभी आप बात सुन लो, हम इस बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सर ये तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या आपने अलग बता दिया, बट ये सेपरेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, तो इसको हम अलग अलग कॉस्टिंग करेंगे, इसको हम मर्ज नहीं कर सकते। यही अगर हमारा रबर होता, रबर हमने खरीदा हुआ है और रबर और आ रहा है, फिर और आ रहा है, इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे? क्योंकि इसके हर बारी रबर के प्राइसेस वेरी कर रहे हैं। कभी साउथ के अंदर रबर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उसकी कॉस्ट वेरी करती रहती है। अब हम स्पेसिफिक रबर की, पहले तो जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, अब जो स्पेसिफिक रबर की कॉस्ट है उसकी हम कॉस्टिंग कैसे कर सकते हैं? जनरली हम कैसे करते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारा प्रोडक्शन के अंदर पहले रबर, जो हमने पहले रबर को खरीदा वही पहले प्रोडक्शन में गया, उसी से शूज बने। फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ओके, यह हम वेटेड एवरेज, हमने क्या करा, सारे के सारे जो रबड़ के जो कॉस्ट है उनको हमने ऐड किया, डिवाइड किया, हमने एक वेटेड एवरेज मेथड से बना के कॉस्ट निकाल के दे दी। हाँ भाई ये वेटेड एवरेज हमारा कॉस्ट है, इससे तुम फिनिश गुड जो हमारे बने उसकी कॉस्टिंग निकाल के दिखाओ। इसके अंदर एक और मेथड है लीफो, जो कि बैन कर दिया गया है। बेटा वो बहुत ही बेकार मेथड है, वो पहले पहले होता था अब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन है ना लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बेटा जो पहले का पढ़ा वो पढ़ा, उन्होंने कहा जो लास्ट में आए ना उसको हम पहले बेच देंगे, पहले का वो पढ़ा पढ़े रहने दो। तो इससे बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन होनी स्टार्ट हो गई थी, जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। IFRS या इंड एस के अंदर ये बैन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी नहीं है। ओके,
आपको क्या रखना है, फीफो और वेटेड एवरेज। आपको समझ में आती है? इसका आइडिया क्या है? द फॉर्मूला यूज शुड रिफ्लेक्ट द फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू द कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। आपको फेयर तरीके से इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। आइडिया फॉर्म, इसका मतलब ही ये है कि आपको उसको फेयरली, उस कॉस्ट को आपको फेयर, जो फेयर कॉस्ट है वही बतानी है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आती है, आगे बढ़ाओ। अब हम मेजर करने वाले इन्वेंट्रीज को। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है? जो हमने कॉस्ट पेमेंट करी, हमारा जो माल यहाँ तक आया, हमने जितना पैसा एक्चुअल में दिया और खर्चा वर्चा किया, वो कॉस्ट वही हमारी कॉस्ट है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आप इस इन्वेंट्री को कॉस्ट से भी सस्ते पे वैल्यू करो। क्यों वैल्यू करें हम इसको, कॉस्ट को सस्ते पे क्यों वैल्यू करें? बेटा जब आप इस शूज को बाहर बेचने जाओगे, आपको मार्केट में उतना प्राइस ही नहीं मिल रहा, आपकी जो रिलायजेबल वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट से भी कम होगी। तो आपको इसको इन्वेंट्री को लो, जो नेट रिलायजेबल वैल्यू, फेयर क्या होगा बेटा, मार्केट में अगर आपको अपनी कॉस्ट से ही कम मिल रहा है, फेयर वैल्यू आपकी नेट रिलायजेबल वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि आपने अपनी बैलेंस शीट में कॉस्ट, जब आपने एक 100 रुपी का शूज बना दिया, फॉर एग्जाम्पल हम 1000 रुपीज की बात करते हैं, आपने 1000 रुपी की कॉस्टिंग, शूज की कॉस्टिंग बना दी, ठीक है, आपकी 1000 रुपी की कॉस्टिंग है। हाँ सर, हाँ, उस टाइप के शूज के मार्केट के अंदर 800 रुपी से ज्यादा मिल नहीं रहे। तो आप अपनी अगर बैलेंस शीट में 1000 रुपी के हिसाब से उस स्टॉक को दिखा रहे हो, तो यू आर चीटिंग योर इन्वेस्टर्स। कैसे सर, कैसे हम इन्वेस्टर को, आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेंट्री दिखाया वो 1000 रुपीज के हिसाब से दिखाया, जबकि आपको पता है कि मार्केट में आप उसको बेचने जाओगे आपको 800 से ऊपर नहीं मिलेंगे, तो आप उसको 800 पे दिखाओ। अब आपको समझ में आई बात? हाँ सर, हमें बात समझ में आई। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलायजेबल वैल्यू। बात, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस एएस। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बस पढ़ लिया, हाँ कॉस्ट या नेट रिलायजेबल वैल्यू, वो पढ़ के चले गए और उसमें तुक्का मार के आ जाएंगे, बट मतलब नहीं पता। आपको मतलब समझ में आता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके सर, हमें समझ में आता है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मे नॉट बी रिकवरेबल इफ द इन्वेंट्रीज आर डैमेज। अगर कोई इन्वेंट्री डैमेज होगी, मेरा जो प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बना है वो फॉल्टी था, अच्छे ब्रांड का था पर फॉल्टी था, उसको कोई नहीं खरीदेगा बेटा, उसकी नेट रिलायजेबल वैल्यू वापस जीरो हो जाएगी। तो उसकी अगर हम उसकी जीरो है तो हम इन्वेंट्री को कुछ वैल्यू नहीं करेंगे, हम जीरो कर देंगे, सारा का सारा हम राइट ऑफ। इफ दे हैव बिकम होली और पार्शली ऑब्सलीट और इफ देयर सेलिंग प्राइस हैव डिक्लाइंड। ठीक है, हमें सर इतनी बात समझ में आती है, आप आगे बताओ। ये इन्वेंट्री के अंदर बेटा इतना ही था, इसके अंदर से ज़्यादा इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अब हम डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करें। सर डिस्क्लोजर्स क्या, किस किस चीज़ के डिस्क्लोजर? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो आप, एक कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स बता रहे हो, तो उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा कॉस्टिंग का मेथड फॉलो किया है, फीफो, वेटेड एवरेज या कुछ भी, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, नीचे नोट्स के अंदर आप लिखोगे। ये डिस्क्लोजर भी आपके एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। आपने क्या, आपने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी है, मेजरिंग ऑफ इन्वेंट्री, इंक्रिंग ऑफ कॉस्ट, कौन सा इंक्लूडिंग द कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला आपने यूज किया, ठीक है। द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, और उसको क्लासिफाई करो आप अपने फिनिश्ड स्टॉक, रॉ मटेरियल, या फिर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है उसके अंदर आप क्लासिफाई करेंगे। ये दो डिस्क्लोजर चाहिए। क्या फॉर्मूले का कॉस्ट, क्या आपने पॉलिसी अडॉप्ट करा है, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आपने यूज किया है, और इन्वेंट्री का कितना वैल्यू है, उसकी क्लासिफिकेशन, आपके कितना स्टॉक है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है और कितना रॉ मटेरियल। ये डिस्क्लोजर्स के अंदर आपको बताना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बेटा आपका एएस इतना था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मेरे बेटे बेटे ऑनलाइन से कहीं ना कहीं से टिपा मारा है, डन। ठीक है सर, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बताओ, हम करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया, द कंपनी डील्स इन थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। बेटा समझ में आया, नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। ये मतलब क्या है, सिमिलर नहीं है, नॉट, इनको हम, ये मतलब एक दूसरे को म्यूचुअली अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। At the time of closing of the accounts 2000-2003 के अंदर the historical cost and net realizable value of the item of closing stock are determined as follows। A जो हमारा आइटम है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी 40, मतलब जो मैंने कॉस्ट पेमेंट करी, मार्केट में उसके 28 लाख मिल रहे हैं, डन। बी के अंदर क्या था, 32 लाख की कॉस्ट थी तो 32 लाख ही मिल रहे हैं।
सी के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेरी थी 16 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 24 लाख। इसका अब हमें कॉस्टिंग, तीनों की हमें कॉस्टिंग बतानी है। सर बहुत इजी, ए के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। बेटा ए के अंदर 28 लाख इज लोअर, तो हमारी 28 लाख की हम कॉस्ट करेंगे। ए को जब हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, हम 40 लाख जो हमने खर्चा किया उससे हम कम पे लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, हमने 12 लाख का लॉस मान लिया, अपना मान लिया। हमने इन्वेस्टर को बता दिया कि हमें 12 लाख का लॉस हो गया, हमसे महंगा बना ये, मार्केट में सस्ता, हमसे महंगा बना ये, हमारी गलती है, तो हमने 12 लाख का लॉस मान लिया। इसका ये मतलब है 40 लाख की जगह हमने 28 लाख पे उसको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया। बी 32 लाख का है, 32 लाख का मार्केट में है, तो हमने 32 लाख पे ही लिखा। सी 16 लाख का है, मार्केट में 24 लाख का है, बट आप इसको 16 लाख पे लिखोगे। सर क्यों, मार्केट में 24 लाख का? बेटा जब बेचने जाओगे, जब ये बिक जाएगा, तब आप इसको 24 लाख पे जब 24 लाख पे बेच दोगे, तब इसका प्रॉफिट को लेकर आओगे। आपको इसका मतलब समझ में आता है? अगर मैं सारा का सारा आज ही, अगर मेरे पास जितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, मैं उसको मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर दूं, मैंने उसकी मार्केट वैल्यू लिख दी, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो कि प्रॉफिट मेरे को रियलाइज नहीं हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे क्यों लिखे बेटा, इसका क्या मतलब, लॉसेस आप सारे के सारे नोट करोगे, प्रॉफिट को आप सारे नोट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तभी तो इन्वेस्टर्स को आप बेटर तरीके से बताओगे ना, जो लॉस हमें लग रहा होगा हमने उसको आपको बता दिया, और जो प्रॉफिट हमें होगा, जब होगा एक्चुअल के अंदर हम आपको बताएंगे, एक्चुअल के अंदर जो प्रॉफिट होगा वही हम आपको बताएंगे। इसलिए हमने सी को 24 लाख पे, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू थी, उस पर वैल्यू ना करके उसकी कॉस्ट 16 लाख पे किया। टोटल कॉस्ट कितनी निकल गई? 76 लाख। डन? हाँ सर, परफेक्टली क्लियर। एक और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर 2005 टिल मार्च 2006 75% ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड। 75% 30 लाख का स्टॉक बिक गया था। द कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक है 10 लाख का, वो 40 में से 30 गया, वो 10 लाख का दिखाना चाहती है। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज, उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 11 लाख और मेरे पास कॉस्ट 10 लाख, 10 लाख का दिखाना चाहते हैं। हाँ ठीक लग रहा है। आगे, a commission at 10% on sale is payable to the agent। ओहो, वो सेल करने के लिए मेरे को 10% कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, एडवाइज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। मैं आज के दिन पे क्लोजिंग स्टॉक को क्या वैल्यू करूँ? 10 लाख करूँ, 11 लाख करूँ, या मैं 11 लाख में वो कमीशन माइनस करूँ? है 11 लाख पे कमीशन कितना आएगा बेटा? 11 लाख पे कमीशन 10% के हिसाब से 1,10,000 आता है। मैथ आती है ना? हाँ सर हमें आती है। तो आपका 11 लाख में से आप 1,10,000 माइनस करो बेटा, 9,90,000 आ रहा है, और आपकी कॉस्टिंग कितनी है? 10 लाख। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 9,90,000। तो आपका स्टॉक कितने का वैल्यू होगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 9,90,000 का आपका कॉस्ट वैल्यू होगा, ना कि 10 लाख। इतनी बात आपको समझ में आती है? सर हमें समझ में सब कुछ आता है बेटा। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इससे ज्यादा है ही नहीं। अगर आप इतना पढ़ के जाओगे सफिशिएंट है आपके लिए। इसके अंदर आपको जीएसटी वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला, कॉस्टिंग ऑफ कन्वर्जन सारा आपको बस एक बार रीड करना है, बहुत इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, बाय बाय। कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।